हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे द रैप ऑफ द लॉक के बारे में, जो कि आपके पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जिसको आप कम समय में तैयार अच्छे से कर सकते हैं। पहला है द ईव ऑफ सेंट एग्निस, दूसरा है द रैप ऑफ द लॉक। ठीक है, तो द रैप ऑफ द लॉक का एक आंसर हो चुका है, एक लेक्चर आपका हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट, की पॉइंट को, और इसके अलावा उसमें जितने भी कैरेक्टर है इस पोएम में उसके बारे में अच्छे से डिफाइन किया था, और जितने सारे सेंटो है, मतलब सेंटो 1 2 3 4 5, उसकी समरी क्या है उसके बारे में अच्छे से बताया था। तो उसको आप देख लीजिएगा, और ये वाली वीडियो और इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन की इसकी वीडियो आएगी। इसके साथ साथ आपका पेपर 2 का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और पेपर 1 का बस एक ग्रुप बचा हुआ है, ग्रुप ए, जो कि मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर जल्दी मान लीजिए 7:30 8 बजे तक डला गया तो ठीक है, अगर उससे पहले डला जाता है तो आपका 9 बजे तक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, और अगर लेट से डलाएगा तो समझिएगा आपका 7:30 बजे, मतलब सुबह में 7 बजे या 6 बजे तक आपका एक्सप्लेनेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो, क्वेश्चन में आपका कुछ भी आया, क्वेश्चन में याद रखिएगा, आपका इसमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें से कुछ भी आया आपको आंसर यही देना है, क्योंकि इसमें जितने इसके आंसर जो भी बनाया गया वो सारे इस सब का ख्याल रख के बनाया गया। ठीक है, अब इसका अलग अलग आंसर अभी नहीं करवा सकता क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे कंबाइन करके इसको आंसर को बनाएगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें आपका कुछ भी नंबर नहीं कटेगा किसी भी दिक्कत से, क्योंकि ये लिटरेचर है। लिटरेचर में आप समरी भी लिख के आ जाइएगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन समरी भी इस तरीके से लिखना पड़ता है कि एग्जामिनर को डायरेक्टली समझ में ना आ जाए कि ये बस समरी लिखा है और यहाँ पे मॉक एपिक पोएम पूछा है और यहाँ पे समरी लिखा है। तो ऐसे लिखे कि एग्जामिनर वैसे पढ़ता तो है नहीं, ऐसे लिखे कि लगे हाँ उसी के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में। तो इस वाली जो आंसर है इसको बस छाप के आ जाइएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपके राइटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आपका राइटिंग है उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो द रैप ऑफ द लॉक का आंसर में क्वेश्चन ये, मतलब द रैप ऑफ लॉक का क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है, सबसे VVI रहता है ये कि डिस्कस द रैप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। मॉक एपिक पोएम पूछ सकता है, या फिर एवेलुएट अलेक्जेंडर पोप एज अ न्यू क्लासिकल पोएट। ठीक है, या फिर आपका एज अ अलेक्जेंडर पोप एज अ पोएट विथ रिफरेंस टू द रैप ऑफ द लॉक, ये भी पूछ सकता है। अगर सेंट्रल थीम के बारे में पूछे वो भी पूछ सकता है, या फिर समरी पूछ सकता है, और क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो बहुत कम चांस रहता है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 का क्वेश्चन में का आंसर एक ही होगा। इसमें समरी अगर पूछे डायरेक्ट आंख बंद करके छाप के आ जाना है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछे तो ये भी छाप के आना है, सेंट्रल थीम पूछे तो सेंट्रल थीम में क्या करना है, अगर थीम के बारे में पूछा है तो थीम के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन कर देना है। ठीक है, थीम मैंने ऐसे में लिखाया है अच्छे से, 3-4 थीम है इसका तो अच्छे से लिखा है, लेकिन उसमें और जोड़ लीजिएगा थीम अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब बाद बाकी जैसा है वैसे उतार दीजिएगा। तो इसके आंसर की चलिए बात करते हैं। तो द रैप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम, ये क्या है, एक मॉक एपिक पोएम है और मॉक हीरोइक पोएम है। अब मॉक एपिक क्या होता है, तो जिसको ग्रैंड के साथ, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है, और मॉक हीरोइक का मतलब होता है, एक मॉक का मतलब होता है हास्य, हीरोइक का मतलब जो इसका मेन कैरेक्टर है ना उसको एक व्यंग्यात्मक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है। जैसे इसमें बेलिंडा है, बेलिंडा का इसमें एक तरह से मजाक ही उड़ाया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं मॉक हीरोइक। अब पोएम जो है कंपोज किया गया है एक वेरी फेमस पोएट, क्या बोला है, अ वेरी फेमस एंड टैलेंटेड पोएट, जो कि ट्रांसलेटर है, वो एक ट्रांसलेटर भी है, और कहाँ के, न्यू क्लासिकल एज के, जिसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। तो यहाँ 3 लाइन में क्या बोला जा रहा है, द रैप ऑफ लॉक इज अ मॉक एपिक एंड मॉक हीरोइक पोएम है, जो कि कंपोज किया गया है एक बहुत ही प्रसिद्ध और टैलेंटेड व्यक्ति से, जो कि ट्रांसलेटर भी थे और वो न्यू क्लासिकल एज के थे, जिसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। अब देखिए उसके बाद क्या है, पोप वाज अ ग्रेट सेटरिस्ट एंड 18th century along with जॉन ड्राइडन। और वो क्या थे, पोप जो थे एक सेटरिस्ट, मतलब एक व्यंग्य करते थे, ठीक है, किसी पे, और वो 18th सेंचुरी के बहुत ही अच्छे पोएट माने जाते थे, किसके साथ साथ, जॉन ड्राइडन के साथ, वो भी बहुत अच्छे पोएट थे और सेटरिस्ट थे। ठीक है, सेटारिस्ट थे। उसके बाद क्या है, ही वॉज अ ग्रेट सेटारिस्ट हु हैज़ गिट द एक्सीलेंट स्किल ऑफ यूजिंग द हीरोइक कपलेट। और इन दोनों का जो था ना, एक्सीलेंट क्या था, इसकी स्किल्स में सबसे ज़्यादा स्किल्स इसका कब किस चीज़ में इन्हेंस थी, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, इसके हीरोइक कपलेट के लिए। ये दोनों हीरोइक कपलेट लिखने में बहुत ही आगे थे। अब बोलेगा हीरोइक कपलेट क्या होता है, तो 2 लाइन की स्टेंजा होती है, जिसमें जो स्टेंजा होती है ना, लाइन होती है, वो एम्बिक पेंटामीटर में लगभग लिखे रहते हैं। ठीक है, तो एम्बिक पेंटामीटर्स के बारे में इससे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको फिर से जानना है तो द रैप ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्निस का 2nd लेक्चर देख लेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। ठीक है, उसका अगर हो
सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँ। अब देखिए उसके बाद क्या है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1712। क्या है, पहला वर्जन जो इसका पब्लिश किया गया था इस पोएम का, कब किया गया, 1712 में, मतलब 1712 में किया गया था। इट हैड ओनली टू कैंटोज बट, और इसमें कितने कैंटोज थे, जब पहली बार पब्लिश कराया गया था तो उसमें बस 2 कैंटोज के साथ पब्लिश कराया गया था, ठीक है। उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं था, मतलब कि उसमें ये वाली जिसमें जो एरियल वगैरह आती है, जितना क्रिस पिसा सब आती है, उस सब के बारे में इसमें चर्चा नहीं था। अब इसके बाद क्या है, सम टाइम लेटर सॉ द पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम पोप टू ऐड इन 1714। देखिए इसकी पॉपुलैरिटी, इस पोएम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पोएट क्या किए, इसमें 2-3 कैंटोज और ऐड किए, जो कि 1714 में ऐड किया गया। मोर कैंटोज एंड दस द पोएम अपीयर्ड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द 5 कैंटोज। और बोले थे अभी कि इसको जब 1714 में पब्लिश कराया गया, प्रसिद्धि देख के इसकी, तो 5 कैंटो के साथ इसको पब्लिश कराया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एंड देन फर्दर 1717 पोएट अपडेट द पोएम विथ एड अ कैरेक्टर क्लैरिसा। और देखिए जब 1714 में तो ये 5 कैंटो आ गए थे, लेकिन 1717 में इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया, किसके बारे में, क्लैरिसा, जो कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर है। और क्लैरिसा क्या करती है इस पोएम में, वो जो बैरन रहता है, जो इसके बालों की लठ जो काटता है, वो क्या करती है, उसको कैंची देती है, सीजर देती है। अब क्या है, पब्लिश्ड इन 1717, मतलब इसको पब्लिश कराया गया था क्लैरिसा के कैरेक्टर के साथ, इसको 1717 में, ठीक है। इज़ द लास्ट वर्जन ऑफ द पोएम, और ये इस पोएम का लास्ट वर्जन था, इसके बाद इसका कोई भी वर्जन नहीं आया। अब चलिए इसके अगले स्लाइड की बात करें तो इसमें है, इट हैड इट्स ओरिजिन इज एक्चुअल इंसिडेंट दैट अकर्ड इन 1711। देखिए इसका जो ओरिजिन की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, रिकाउंटेड टू द पोएट पोप फ्रेंड जॉन ड्राइडन। क्या है, जॉन कैरल। देखिए ये जो है एक एक्चुअल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें द पोएट फ्रेंड जो जॉन कैरल रहते हैं, जॉन कैरल वो क्या करते हैं, रॉबर्ट लॉर्ड पीटर जो कट करता है हेयर फ्रॉम अराबेला फार्मर, जो कि एक लेडी रहती है जो कि रॉबर्ट लॉर्ड पीटर एक लड़का रहता है और अराबेला फार्मर एक लड़की रहती है। तो क्या करता है, रॉबर्ट लॉर्ड पीटर के दोनों का मतलब रॉबर्ट लॉर्ड पीटर जो रहता है वो प्यार करता रहता है अराबेला फार्मर से, वो प्रपोज करता है, लेकिन अराबेला फार्मर रिजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से इसको बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है, और ये चाहता है कि उसकी जो सुंदरता है ना उसको ख़राब की जाए। तो इसमें यही बोल रहा है कि रॉबर्ट लॉर्ड पीटर कटर लॉक, उसके लॉक का मतलब होता है लट। यहाँ पे एक बार और आपको समझा दूँ, लॉक का मतलब होता है बालों की लट, जो आगे लटकी रहती है, छोटी छोटी जो रहती है ना, उसी को बोलते हैं बालों की लट। लॉक उसी के सेंस में यूज़ किया गया, और रैप का मतलब आज के सेंस में यूज़ नहीं किया गया, आज के सेंस में बहुत ही गलत होता है, जो कि बहुत ही अजीब रहता है, ठीक है। रैप का मतलब है यहाँ पे जो बालों की लट को काटा गया है उसको चुरा लेना, बस ये समझिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो अरेबेला फरमार की लॉर्ड पीटर क्या करता है, उसकी बालों की लट को काट लेता है। हु ही हैड काउंटिंग इन द टाइम, और वो जो रहते हैं जॉन कैरल इस टाइम में वो मौजूद होते हैं, मतलब जब ये घटना होती है, ठीक है, जहाँ पे ये घटना होती है उस टाइम में वो उसी के आसपास रहता है जॉन कैरल। अ फ्रेंड ऑफ बोथ फैमिलीज, और ये जॉन कैरल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, दोनों फैमिली से इसकी अच्छी दोस्ती होती है। एंड पोप सजेस्टेड दैट पोप राइट अ ह्यूमरस पोएम अबाउट द इवेंट, और वो क्या करते हैं, दोनों जब जो बालों की लट को जो काट लिया जाता है इसके द्वारा, पीटर के द्वारा, तो क्या होता है, दोनों फैमिली में बहुत ही विवाद उत्पन्न होती है, जिसके वजह से ये दोनों की फैमिली के दोस्त होते हैं। तो ये चाहते हैं कि दोनों की दोस्ती जो है ना, दोनों में जो झगड़े हो रहे हैं वो सुलझ जाए। तो ये क्या करते हैं, अपने फ्रेंड यानी अलेक्जेंडर पोप से कहते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसी पोएम लिखे जो ह्यूमरस वे में हो, जो हास्य व्यंग की तरह हो, जिसको मजाक में आप उस इवेंट के बारे में चर्चा करते हुए इसको लिखिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसको लिखा जाता है। अब इस पोएम की थीम की बात करें तो थीम ऑफ द पोएम, पहला ह्यूमस वैनिडिटी, जो प्राइड है, ठीक है, ह्यूमस वैनिडिटी। अब इसमें क्या होता है इसको आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे क्या है, वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द पोएम इज एक्सपोजिशन ऑफ ह्यूमन वैनिडिटी हियर इन द पोएम वैनिडिटी ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी एग्जिबिटेड। यहाँ पे बोला जा रहा है ह्यूमन की वैनिडिटी को दिखाता है, उसके प्राइड को, उसकी जो है घमंडी वाली जो नेचर होती है उसको दिखाता है। यहाँ पे उसकी जो रहता है
अब देखिए इसका दूसरा थीम है ब्यूटी। इस पोएम का सबसे मेन थीम में से एक है ब्यूटी। ब्यूटी क्या है तो इसमें देखिए, एज द नेम ऑफ बेलिंडा सजेस्ट एंड एज द नेम ऑफ बेलिंडा सजेस्ट सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल ब्यूटीफुल यंग वुमेन। ये जो इसमें रहती है, ये क्या कौन रहती है, बेलिंडा जो रहती है काफ़ी खूबसूरत वुमेन रहती है ऑफ हर सोसाइटी, वो अपने सोसाइटी की। तो क्या होता है, बेलिंडा ऑल्सो मीन्स ब्यूटीफुल सी इज़, बेलिंडा ऑल्सो मीन्स ब्यूटीफुल। बेलिंडा को ऐसा बोला जाता है कि बेलिंडा ब्यूटीफुल है, मतलब बेलिंडा ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का डिफिनेशन ही बेलिंडा है। सी इज़ फिजिकली अट्रैक्टिव सो दैट, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है दिखने में, सो दैट ऑल द यंग जेंटलमैन इन्फेचुएटेड विथ हर ब्यूटी। और जितने भी वहाँ के जेंटलमैन होते हैं वो इससे इन्फेचुएटेड होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित बहुत होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसके तीसरे की बात की जाए तो इसमें बोला जा रहा है सुपर नेचुरल एलिमेंट के बारे में। इस पोएम में सुपर नेचुरल एलिमेंट भी एक मेन थीम है इसका। ठीक है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था, लेकिन ये इसका थीम बहुत ही बड़ा माना जाता है। अब पोएम इज़ द पोएम यूज्ड वेरियस सुपर नेचुरल क्रिएचर लाइक एरियल हो। देखिए इसमें बहुत सारे क्रिएचर जो सुपर नेचुरल है, मतलब ऐसा है कि आत्मा वगैरह का बहुत ही यूज़ किया गया, जो कि एरियल वगैरह जो था जिसको एयर स्पिरिट बोला जाता है, वो भी तो एक तरह का आत्मा ही हुआ जो कि अदृश्य होकर क्या करती है, रैप अप, मतलब ये बेलिंडा की रक्षा करती है। तो हु एरियल का जो नाम आया था, हु टुक द नेम ऑफ द एरियल फ्रॉम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। ये जो एरियल नाम लिया गया पोप के द्वारा कहाँ से लिया गया, द टेम्पेस्ट, जो कि एक शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क था। ठीक है, उससे इसका नाम लिया गया है। एंड आइडिया ऑफ सेल्फ फ्रॉम अ फ्रेंच बुक, और सेल्फ जब जो होती है उसमें जितने सारी सेल्फ होती है, जैसे क्रिस पिसा होता है, इसके अलावा जितने भी होते हैं सेल्फ वगैरह, वो उसका नाम कहाँ से लिया गया, फ्रेंच बुक से। जैसे सम फेमस सेल्फ की बात करें जो इसमें प्रेजेंट होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें जो 4-5 रहती है वो बहुत ही फेमस होती है, उसमें बहुत ही प्रसिद्ध रहती है, उसमें उसका कैरेक्टर का मौजूद है, उसमें बोला जाता है। जैसे अम्ब्रियल है, ब्रिलांटे है, मोमेंटिला है एंड क्रिस पिसा है। तो ये सारे उसके सेल्फ, उस सारे सेल्फ में से ये सब मैन होती है, और सबका मैन कौन होता है, एरियल होता है। नाउ डिस्कस अबाउट क्या, एक सेकेंड रुक जाइए। नाउ डिस्कस अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस, और इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें इस पोएम में, तो इस पोएम की शुरुआत कैसे होती है, इन द पोएम प्रेजेंट 5 कैंटो वेयर इन द फर्स्ट कैंटो, इस पोएम में 5 कैंटो है, जहाँ पहले कैंटो में क्या बताया जाता है, स्टार्ट विथ बेलिंडा। किसके साथ स्टार्ट होता है, बेलिंडा के साथ इस पोएम की शुरुआत होती है। पहले तो वहाँ पे म्यूज़ वगैरह को आह्वान किया जाता है, लेकिन उसके बाद इसकी स्टार्ट होती है, जहाँ सी इज़ स्लीपिंग इन बेड इन हर बेड, और वो क्या करती है, 12 बजे दिन में भी वो सो रही होती है। सी हैज़ अ गार्डियन स्पिरिट हुज नेम इज़ एरियल, और उसका एक गार्डियन स्पिरिट होता है, मतलब उसकी जो रक्षा करती है उसके साथ हमेशा रहती है, एक ऐसी स्पिरिट जो अदृश्य होगी उसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गार्डियन स्पिरिट, जो कि एरियल है। एरियल ऑलवेज गाइड हर, उसको हमेशा गाइड करती है, उसकी हमेशा देखभाल करती है। एट द टाइम ऑफ बेलिंडा, और उसके बाद क्या है, एट दिस टाइम ऑफ बेलिंडा इज ड्रीमिंग, और वो ड्रीमिंग मतलब ड्रीम देख रही होती है। तब क्या करता है, ये एरियल जो होता है ना, वो कहाँ जाता है, एरियल गोज देयर ड्रीम एंड विस्पर्स, वो क्या करता है, उसके ड्रीम में चला जाता है। ठीक है, एंड विस्पर समथिंग इन हर ईयर्स, और उसके कान में कुछ कहता है। अब वो क्या कहता है तो देखिए, एरियल वॉन्स बेलिंडा वेन एवर समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, बोलता है कि एरियल उसको बोलता है बेलिंडा को कि आज के दिन तुम बच के रहना, खासकर मर्दों से, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ एरियल इज़ वेरी वॉरियड बिकॉज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑफ टू बेलिंडा, लेकिन क्या होता है, एरियल को यह बार बार एहसास होता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। शॉक देयर, उसका जो शौक होता है, शॉक देयर पैट डॉग एराइजेज हर बेलिंडा, और क्या करता है, शौक होता है, कौन शौक है, शौक एक पैट डॉग होता है जो बहुत सारे बाल होते हैं ना उजले उजले कुत्ते के, तो वो उसी को बोलता है, उसको बोलता है पैट डॉग, जो जो हमेशा बेलिंडा के साथ रहता है, तो उसको उसका नाम है शौक। तो शौक क्या करता है, उसका पैट डॉग क्या करता है, एराइजेज हर उसको क्या करता है, उठाता है चाट करके उसके। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, बेलिंडा गेट्स अप एंड रीड सम लेटर, बेलिंडा फॉरगेट व्हाट एरियल हैड टोल्ड हर वाइल रीडिंग द लेटर। यहाँ देखिए ध्यान से,
यहाँ पे है जो क्या करती है बेलिंडा गेट अप, वो उठती है और रीड सम लेटर, उसको लव लेटर जो आसपास से आए रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत रहती है, इसके लिए वहाँ उसको लव लेटर बहुत ही आते रहते हैं। तो वो क्या करती है, उठ के बेलिंडा सारे के सारे लव लेटर को अच्छे से पढ़ती है और वो क्या करती है, फॉरगेट व्हाट एरियल हैड टोल्ड हर वाइल रीडिंग द लेटर, और वो जितना एरियल बोली रहती है कि आज के दिन बच के रहना, वो क्या करती है, पढ़ते पढ़ते वो सारी बातों को भुला देती है, एरियल की सारी बातों को इग्नोर करती है और भूल जाती रहती है। उसके बाद क्या है, बेलिंडा गेट रेडी आफ्टर रीडिंग द लेटर विद द हेल्प ऑफ सम स्पिरिट, और वो क्या करती है, उठने के बाद वो रीडिंग करने के बाद क्या करती है, वो क्या करती है, अपने आप को रेडी करती, तैयार करती है, किसके हेल्प से, कुछ स्पिरिट होते हैं जो उसको तैयार करने में मदद करते हैं, कुछ आत्माएं होती है जो उसको याद क्या करते हैं, तैयार होने में मदद करते हैं जिसमें, और वो जहाँ पे तैयार होती है उसकी भी कुछ खासियत थी कि मतलब वहाँ पे जो कॉम्ब वगैरह थे, जो कंघी वगैरह थी वो हाथी के दांत के थे, वहाँ जो सेंट मंगाए गए थे वो अरेबिया देश से आए हुए थे, तो ऐसा ऐसा उसमें बोला जाता है। अब दिस इज़ अ हैप्पी डे ऑफ सोशल इंगेजमेंट, अब ये सोशल इंगेजमेंट होता है उस दिन, क्या है, एक उसके अगले दिन मतलब उसी दिन एक सोशल इंगेजमेंट होना था जिसमें बहुत सभी जगह के लोग आने वाले थे। नाउ बेलिंडा इज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल नाउ कैंटो फर्स्ट इंड, और जब वो तैयार हो जाती है तो वो क्या बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, और इसी साथ फर्स्ट कैंटो का एंड होता है। उसका सेकेंड कैंटो में बात करें तो आपको देखिए, चलिए सेकेंड कैंटो की बात करते हैं। इन द सेकेंड कैंटो बेलिंडा लिव्स विथ हर टीम टू देयर डेस्टिनेशन हैम्पटन कोर्ट पैलेस, और वो क्या करता है, अपनी टीम के साथ, मतलब अपनी टीम में एरियल वगैरह जितने हैं सभी के साथ वो क्या करता है, वो जाती है कहाँ, लिव करती है कहाँ, जाने के लिए वो अपने डेस्टिनेशन। अब वो डेस्टिनेशन कौन रहता है, तो ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस है, ठीक है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस जो कि लंदन के बहुत ही साइड एरिया में पड़ता है। बाय वे द रिवर, और वो किस थॉमस रिवर, थैम्स रिवर करके कुछ होता है रिवर का नाम, तो वो क्या है, रिवर के माध्यम से जाती है और बोट में बैठ के। एवरीवन गोज सरप्राइज टू सीन द बेलिंडा, और उसमें बोट में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं बेलिंडा को देखकर, बिकॉज सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल सी वॉज स्माइलिंग एवरीवन, क्या बोल रहा है कि बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में लगती रहती है और वो सभी को देख के स्माइल करती रहती है। उसके बाद है द टू लॉक्स ऑफ हेयर इज हैंगिंग फ्रॉम हर हेड, और उसके जो 2 लॉक्स है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न उसको सुंदरता का ये था कि उसके जो 2 लॉक थे, दो जो उसके बालों की चोटी थी या फिर उसको बालों की लट बोल सकते हैं, वो क्या कर रहे थे, लटक रहे थे ना, उसकी वजह से वो और ही बहुत ही सुंदर दिख रही थी। विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑल द पीपल वे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाई सीइंग दोज लॉक ऑफ हेयर, और वो किस वजह से बहुत ही सुंदर दिख रही थी, वो लॉक की वजह से, और सभी लोग इसी से अट्रैक्ट हो रहे थे। उसके बाद क्या है, all of those people there was a man named Baron and the Baron, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, all of those people there was a man named, जो एक बैरन था उसी में मौजूद, उसी बोट पे मौजूद, वो बैरन क्या करता है, वो डिसाइड वंस दैट द वुड स्टील वन ऑफ दोज 2 लॉक्स, और वो क्या करता है, वो डिसाइड किए रहता है क्योंकि इसी को रिजेक्ट किए रहता है ये बेलिंडा, ठीक है। अब ये क्या करता है, वो डिसाइड करके आया रहता है, घर पे हवन ववन करा के रहता है, अपने जो भगवान रहते हैं उसको क्या करता है, उसको खुश करने के लिए हवन ववन करवाता है कि आज तो मैं अपना जो काम करने जा रहा हूँ उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन उसको भगवान के द्वारा उसको आदि के आशीर्वाद मिलता है, सारा काम नहीं हो पाता इसका। तो वो क्या बोला जा रहा है कि एवरीवन वाज हैप्पी ऑन द बोट एक्सेप्ट एरियल ऑफ न्यू समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग टू हैपन टू द बेलिंडा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखिए सभी लोग उस बोट पे जितने भी थे, यहाँ पे तो पहली बात है कि बैरन ये डिसाइड करके आया रहता है कि इसको लॉक को आज काटना ही है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए सभी लोग उस बोट पे जितने भी मौजूद रहते हैं वो सारे के सारे खुश रहते हैं, किसके अलावे, बस एक एरियल के अलावे, ठीक है, एक एरियल खुश नहीं रहता है उसमें क्योंकि उसको मालूम रहता है कि कुछ ना कुछ बेलिंडा के साथ गलत होने वाला है। एरियल पुट ऑल द स्पिरिट अंडर हर केयर एंड टेक केयर, उसके बाद है सी टेक केयर ऑफ टेयर डॉग ऑफ द बैरन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एरियल पुट ऑल स्पिरिट, क्या करती है, उसको डर लगता रहता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो एरियल जो रहती है वो सारे स्पिरिट, जितने भी स्पिरिट रहते हैं, जितने भी सेल्फ रहते हैं उसकी मैन रहती है। तो एरियल क्या करती है, एरियल क्या करता है, उस सारे के सारे जितने भी स्पिरिट रहते हैं उसको बुला लेता है और उसको उसके देखभाल में, किसकी, बेलिंडा के देखभाल में लगा देता है, मतलब उसकी रक्षा करना अच्छे से, ऐसा। उसके बाद क्या है, एंड टेक केयर ऑफ देयर डॉग द बैरन। अब देखिए
डॉग मतलब शौक। और ये क्या करती है, ये जो खुद एरियल रहती है उसके पैट डॉग के बारे में भी सोचती है कि पैट डॉग को कहीं कुछ हो रहा होगा, उसकी वजह से उसको अगर कुछ खतरा होगा, तो ये खुद पैट डॉग की जो उसका रहता है उसको ये खुद संभालती है, मतलब उसकी रक्षा ये खुद करती है। उसके बाद क्या है, द बैरन प्रेज टू द गॉड ही मे बी सक्सेसफुल हिज वर्क। और ये भगवान से प्रार्थना करता है, ये अपने गॉड से प्रार्थना करता है कि मैं जिस वर्क को करने आया हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। इन द थर्ड कैंटो, यहाँ भी 2 कैंटो समाप्त होता है, उसका थर्ड कैंटो में क्या होता है, इन द थर्ड कैंटो द बोट रीच्ड हैम्पटन कोर्ट पैलेस। द बोट जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस में पहुँच जाता है। उसके बाद द लेडीज़ एंड द जेंटलमैन इंजॉयड पार्टी, सारे के सारे लोग अपना गॉसिप करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग, ठीक है। सारे जेंटलमैन वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो क्या अपने पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, अपना अपना मजाक सब करते रहते हैं। एंड बेलिंडा सेट डाउन टू द प्ले विथ बैरन एंड अनदर जेंटलमैन। और क्या करती है बेलिंडा, बैठती है किस लिए, ताश खेलने के लिए, ठीक है। किसके साथ, बैरन रहता है वहाँ पे और एक जेंटलमैन और रहते हैं जिसके साथ वो ताश खेलती है। अब वो ताश में क्या खेलती है उसके बाद आगे बताऊँगा, उसमें आगे लिखा होगा। इन द बिगिनिंग सी परफेक्टली, देखिए वो बिगनिंग में क्या करती है, वो जो ओम्बर खेलती रहती है, वो ताश का नाम था ओम्बर, जो ताश की में जो वेराइटी का वो खेल रहती है उसका नाम था ओम्बर। तो वो जब शुरू में खेलती है तो वो परफेक्टली बहुत अच्छे से खेल रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वो अपने गेम को हारने लगती है। और लेकिन लास्ट टू लास्ट जब खेलती रहती है और लास्ट में क्या करती है, वो जीत जाती है। और इसके वजह से वो जो बैरन रहता है और चिढ़ जाता है। अब क्या बोला जा रहा है, बैरन स्टार्ट टेकिंग कॉफ़ी। और वो बेलिंडा क्या करती है, वो कॉफ़ी आता है तो कॉफ़ी आराम से पीती है, और कॉफ़ी को देखते ही बैरन क्या करता है, बट द सेम टाइम बैरन रियलाइज द हैज़ द स्टिल बेलिंडा लॉक्स ऑफ ईयर, देखिए लॉक्स ऑफ ईयर। और वो जब कॉफ़ी लेती है हाथ में कि बेलिंडा को याद आ जाता है कि मुझे इसके जो बालों की लट है उसको काटनी है, ठीक है, उसको तुरंत याद आ जाता है। अब इसके छठे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, चौथे के बाद इसके पांचवा की बात की जाए तो इसमें है नाउ क्लेरिसा इंटर्स। अब क्या करता है, वो उसको याद आ जाता है, तब क्या इसमें क्लेरिसा की एंट्री होती है। क्लेरिसा जिसको लास्ट जो वर्जन आया था उसमें जोड़ा गया था, तो क्लेरिसा की एंट्री होती है। तो नाउ क्लेरिसा इंटर्स बिटवीन दैम एंड गिव्स अ सीजर टू बैरन। और वो क्या करती है, वो जब एंट्री होती है तो उसके बाद क्या करता है, वो बैरन को क्या करती है, एक कैंची प्रोवाइड करती है ताकि उसके बालों की लटों को काट सके। तो उसके बाद क्या है, बैरन ट्राइज थराइस एंड कट बेलिंडा लॉक। बैरन जो क्या करता है 3 बार ट्राई करता है उसके लट को काटने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एंड द लास्ट टाइम ही कट्स 1 लॉक एंड एरियल कांट सेव टू कट हर लॉक। क्या बोला जा रहा है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम में ही कट 1 लॉक, और उसी टाइम में वो 3 बार जो कोशिश किया रहता है वो कट नहीं कर पाता है। तो उसके लास्ट टाइम में जब वो कोशिश करता है तो वो कट कर देता है उस लॉक को, उसके बालों के लट को, और एरियल उसको सेव नहीं कर पाता है, ठीक है। और जितने भी सेल्फ रहते हैं वहाँ पे, जिसको एक को उसके वॉच को हिफाजत करने के लिए रखा जाता है, एक को बालों की लटों को हिफाजत करने के लिए रखा जाता है, कोई नहीं हो पाता है। और एक बात इसमें और बहुत ही अच्छी थी कि जब बालों की लट काटने जाता है ना तो उसमें एक सेल्फ रहता है, ठीक है, वही जो सेल्फ रहती है जो कि अदृश्य होकर वहाँ पे रक्षा करता रहता है। तो जब वो कैंची से काटता है तो वहाँ पे बालों की लट के साथ साथ उसको जो एक बीच में आता है सेल्फ, उसको भी काट दिया जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वो सुपर नेचुरल क्रिएचर है, वो आत्मा है, आत्मा थोड़ी मर सकता है, तो वो तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेती है, वो मरती ही नहीं है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वो एरियल सेव नहीं कर पाता तो सब मायूस हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है, थर्ड कैंटो समाप्त हो जाता है। अब फोर्थ कैंटो में क्या होता है, बेलिंडा वाज अपसेट। वो दोनों बहुत ही चिल्लाता है अच्छे से, मतलब ये जो रहता है बैरन रहता है वो इसलिए चिल्लाता है क्योंकि बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो कर दिया। और वो जब बेलिंडा देखती है अपने आप की हेयर को तो वो इसलिए अपसेट हो जाती है, वो भी चिल्लाती है लेकिन अपसेट बाद में हो जाती है। तो चौथे लाइन में मतलब चौथे सेंटो में यही बोला जाता है कि वो बहुत ही अपसेट है, दिखाया जाता है, मायूस दिखाया जाता है उसमें, बिकॉज सी वॉज लॉस्ट हर लॉक एंड बैरन सेलिब्रेटेड द पार्टी। और वो क्या करता है, बैलन सेलिब्रेट करता है अपनी विक्ट्री को। और यहाँ पे जो रहता है, ये जो बेलिंडा रहती है उसके हेयर को करने की वजह से ये बहुत ही मायूस हो जाती है। अब उसमें एक थेलेस्ट्रिस नाम की एक जो होती है कैरेक्टर हो, जो कि बेलिंडा की दोस्त रहती है। अब वो क्या होता है, वॉज सैड एज बेलिंडा वॉज हर लूजिंग हर लॉक। और उसकी लूजिंग मतलब उसका जो हेयर का लॉक जो काट लिया जाता है उसकी वजह से जो ये बेलिंडा अपसेट रहती है। तो इसके साथ साथ बेलिंडा की दोस्त भी जो थेलेस्ट्रिस रहती है वो भी बहुत ही अपसेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थेलेस्ट्रिस टेल्स अस शूटर का मतलब कोई शूटर वो वाली नहीं है जिसको मारना उड़ना, ये वाला ही नहीं है। शूटर का मतलब होता है यहाँ पे बॉयफ्रेंड, ठीक है।
तब यहाँ पे थेलेस्ट्रीज का जो शूटर था, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था सर प्लूम। द दैट यू कैन गो, ये क्या करती है, थेलेस्ट्रीज क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को कहती है दैट यू कैन गो एंड आस्क फॉर द लॉक ऑफ बेलिंडा, और बेलिंडा के लॉक के बारे में पूछो। सर प्लूम से बोलती है, सर प्लूम आस्क फॉर बेलिंडा लॉक बट सर प्लूम वर्ड्स नो इफेक्ट ऑन बैरन। तो क्या करते हैं, सर प्लूम अपनी गर्लफ्रेंड को कहने से वो जाता है किसके पास, बैरन के पास, और उसके यहाँ पे एक स्पीच देता है, मतलब उसको बोलता है कि उसका लॉक वापस कर दो ऐसे वैसे, लेकिन बैरन मना कर देता, भाई हम नहीं देने वाले, सिंपल सी बात है, ठीक है, हम कुछ भी हो जाए हम नहीं देंगे, मेरी आखिरी सांस जो ले रहे हैं मैं नाक से मैं ले रहा हूँ, ऐसा बोला ही जाता है उसमें कि मैं आखिरी सांस जो ले रहा हूँ ना अपने नाकों से, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक इसका लॉक वापस नहीं करूँगा, ऐसा उसमें बोला जाता है। अब इन द फिफ्थ सेंटो, अब यहाँ 4 सेंटो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे वो जो रहती है एक एम्ब्रियल नाम की, उस सब का भी इसी में कैरेक्टर है, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि इतना बहुत लंबा आंसर हो जाता। तो इन द फिफ्थ सेंटो एवरीवन इन द पार्टी टर्न्स इनटू द बेलिंडा बट। देखिए यहाँ पे 5वें सेंटो में क्या होता है कि सारे की सारी पार्टी में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो बेलिंडा की तरफ साइड हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ टर्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलिंडा को सिंपैथी देने के लिए। अब क्या है, बेलिंडा नो इफेक्ट ऑन क्राई बेलिंडा, बैरन नो इफेक्ट टू क्राई बेलिंडा, और जो बेलिंडा रोती रहती है उसके लिए उसके बैरन को कुछ भी उसमें उसको ऐसा नहीं लगता कि क्राई कर रही है या रो रही है तो मुझे इसमें फ़र्क पड़ेगा, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, थेलेस्ट्रीज ट्राइज, उसके बाद क्या है, थेलेस्ट्रीज ट्राइज टू अंडरस्टैंड हर, क्या बोला जा रहा है, थेलेस्ट्रीज जो ट्राई करता है, थेलेस्ट्रीज ट्राइज टू अंडरस्टैंड हर, वो उसको बेलिंडा को समझने की कोशिश करती है। बेलिंडा पुल्स बैरन टू नोज एंड बोथ क्लैश विथ ईच अदर, और बेलिंडा क्या करती है, उसके नोज, उसका जो नोज रहता है उसको पुल करती है, और उसके बाद उस दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, क्लैश होने लगती है। द लॉक गेट लॉस्ट, और वो उसी हाथापाई में उसका जो लॉक रहता है, उसके बालों की जो लट रहती है बेलिंडा की, वो खो जाती है। उसके बाद क्या है, समवेयर इन द टग the war then the poet Alexander Pope to set the lock went to go on heaven like Berenices। वो क्या बोला जा रहा है अलेक्जेंडर पोप द्वारा, उसके बाद वो जो खो जाता है तो अलेक्जेंडर पोप उसमें उसके बाद बोलते हैं कि उसके जो लॉक है अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अब हेवन में चले जाए, वो अब ऊपर चले गए, तारा बन गए, किसकी तरह, बेलिनाइसिस की तरह, जिसमें क्या होता है, एक लड़की रहती है जो क्वीन रहती है, वो अपने हस्बैंड के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना एक लॉक काट देती है, तो उससे यहाँ पे कंपेयर किया गया, और वो हीवन में चला जाता है, वो तारा बन जाता है। अब उसके बाद क्या है, द फॉर्म ऑफ पोएम, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द फॉर्म ऑफ द पोएम वाज रिटन इन हीरोइक कपलेट, ही कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन की स्टेंजा, जिसमें 2 लाइन की स्टेंजा होती है, जिसमें जो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में सारी की सारी उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। अब उसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाइन्स, जो कपलेट होते हैं वो कंसिस्ट करते कितने लाइन, 2 लाइन नहीं ना करेंगे। उसके बाद क्या है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि मैंने आपको बताया, ईच लाइन टिपिकली कंटेन 10 सिलेबल, और जो होता है ना, जो भी आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें 10 सिलेबल होता है। आप लोग द ईव ऑफ सेंटेंस का सेकेंड लेक्चर देख लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्या, विथ अ रेगुलर पैटर्न टू अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, और उसमें एक पैटर्न पे एक शब्दांश होता है, जैसे कि एक शब्द का 2 अंश होगा, उसमें एक अनस्ट्रेस होगा एक स्ट्रेस होगा, ठीक है, और उससे मिलकर एक आयाम होगा, एक आयाम बनेगा, और वो 5 आयाम होगा, तो वो क्या बन जाएगा, 5 आयाम को 5 आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। 5 आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो गया 1 मीटर हो गया, और उसी मीटर को हम बोलते हैं एक कपलेट का 2 पार्ट, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। वो कपलेट में 2 लाइन रहेंगे, एक लाइन बन जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर से। अब क्या है, द राइम ऑफ अ स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो हर कपलेट की राइमिंग स्कीम यही होती है, ए बी बी सी सी। दिस मीन्स दैट इज़ द फर्स्ट 2 लाइन्स राइम विथ ईच अदर, जिसमें पहले 2 लाइन की राइमिंग स्कीम होगी ए और नेक्स्ट 2 लाइन्स की राइमिंग स्कीम क्या होगी बी, ठीक है। तो यही राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम का मतलब जो लास्ट वाली जो वर्ड होती है ना, वो एक ही साउंड से समाप्त होती है, तो उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। अब चलिए लास्ट में इसकी कंक्लूजन की बात कर लेंगे। तो द पोएम इज़ रिच, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पोएम इज़ रिच इन वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच से बहुत ही रिच पोएम बनाया गया, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है, ठीक है। इनहेंसिंग इट्स इमेजरी द लैंग्वेज प्ले सम ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड। देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। जैसे कि सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच ये आपको याद होगा तो ये होगा कि वो जो बेलिंडा रहती है, जो तैयार हो रही थी
तैयार हो रही होती तो उसको कहाँ से कंपेयर किया जाता है, सन से, सूरज से, क्योंकि वो सूरज से भी ऐसा लग रहा है कि वो सूरज से भी ज़्यादा चमक रही है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, हाइपरबोली को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो हाइपरबोली के साथ साथ एनाफोरा का यूज़ किया जाता है, एलिट्रेशन का कहीं कहीं पे यूज़ है, मेटाफोर का, सिमली का, मेंटोनमी का, पर्सोनिफिकेशन किया गया है एक ही बात को बढ़ा चढ़ा के। इसके अलावा एल्यूजन वगैरह का भी यूज़ किया गया है। तो इन सब को आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्रिटिकल नोट में जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका मन हो याद रहे तो लिख दीजिएगा। अब चलिए लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं इस पोएम को। तब बोला जा रहा है, सो नाउ वी कैन से दैट देयर इज़ नो डाउट इन फैक्ट इन द फैक्ट दैट, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सो नाउ वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना किसी डाउट के ये जो फैक्ट वाली पोएम, ये पोएम जो है द रैप ऑफ द लॉक इज़ अ ट्रू मोक इपिक है, ये मोक हीरोइक है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम है अलेक्जेंडर पोप के। तो इसी के साथ आपका पोएम का लॉन्ग आंसर ख़त्म हो जाता है। अगर ये 8 साढ़े 8 से पहले ये वीडियो डला जाता है, आपके चैनल पे चला जाता है, तो एक्सप्लेनेशन का होगा तो 9 बजे तक डाल देंगे, और नहीं हो पाता तो कल सुबह का इंतजार कीजिएगा। कल सुबह सवेरे सवेरे आपका फॉर्मेट वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।